तुलसी के बहुगुण ही हैं, जिसके कारण तुलसी को देव पुराणों एवं आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। तुलसी भगवान श्री कृष्ण की भी प्रिय रही है। तुलसी का आध्यात्मिक महत्व किसी से छुपा नहीं है, इसलिए तुलसी अमृत आपको स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक शांति भी प्रदान करता है। आपस में मियाँ बीबी में जो झगड़े हो जाते हैं तो तुलसा अमृत के सेवन करने से, क्योंकि विद्युत किरणें उससे तेज उत्पन्न हो जाती है, तो घर से नेगेटिविटी दूर हो जाती है। जो मियाँ बीबी का जो आपस में झगड़े होते हैं, झगड़े कम होने लग जाते हैं। ये तुलसा अमृत के लाभ देखे गए हैं। तुलसी अमृत न सिर्फ भयानक नशों से मुक्ति दिला सकता है, बल्कि व्यक्ति के शरीर में फिर से पहले जैसी ही स्फूर्ति भी लौटा लाता है। यही नहीं, तुलसी अमृत पेट के सभी प्रकार के रोगों में अत्यंत प्रभावशाली है। जी हां, करता सबका हित तुलसी अमृत। तुलसी अमृत GMP ISO द्वारा प्रमाणित भी है, यानी तुलसी अमृत गुणकारी होने के साथ साथ बेहतर गुणवत्ता की भी गारंटी देता है। यदि आप भी तुलसी अमृत के गुणकारी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे इन नंबर्स पर अभी कॉल कीजिए। सर्विस टैक्स नहीं भरते हैं? मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन सर्विस टैक्स नहीं देना जुर्म है। भारी पेनल्टी लग सकती है और जेल भी हो सकती है। अब सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि आपने टैक्स नहीं भरा है तो आप ले लो लड्डू। सर्विस टैक्स VCS एक्चुअली लड्डू है। नहीं भरा तो आप भर सकते हैं बिना पेनल्टी, बिना इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट में भी। आप बता दिए, बाद में मत कहना पता नहीं था। मिल रहा है, खा लीजिए, बाद में पता नहीं रहे ना रहे लड्डू। VCES सर्विस टैक्स भरिए, नई शुरुआत करिए। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं प्राइमेट। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मुजफ्फरनगर दंगों पर मचे सियासी कोहराम के बीच ADG अरुण कुमार का छुट्टी पर जाना एक बार फिर यूपी सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसी नाजुक हालात में अरुण कुमार छुट्टी पर क्यों गए? क्या अरुण कुमार के काम की आजादी पर राजनीतिक पहरेदारी थी? क्योंकि बुधवार को हिंसा में आरोपी बीजेपी विधायकों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने काफी भागम भाग की, पर वो असफल रही। क्या इसी वजह से अरुण कुमार ने नाराज होकर छुट्टी पर जाने का फैसला किया? मुजफ्फरनगर दंगों पर मचे सियासी कोहराम के बीच यूपी के ADG अरुण कुमार आखिर छुट्टी पर क्यों गए? वो दबाव में काम कर रहे थे या फिर उन पर छुट्टी लेने का भी दबाव था? सियासी उठापटक के बीच अरुण कुमार 3 दिन की छुट्टी पर चले गए हैं। ADG अरुण कुमार छुट्टी पर चले गए हैं और लोग कह रहे हैं कि वो यूपी सरकार से परेशान है। लोग ये अनुमान लगा रहे हैं, कयास लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। छुट्टी पे सब अधिकारी जाते हैं। कुमार की छुट्टी महज 3 दिन है या उससे ज्यादा, ये तो धीरे धीरे साफ हो जाएगा। फिलहाल उनकी जगह RK विश्वकर्मा ADG लॉ एंड ऑर्डर का पद संभालेंगे। सूत्रों की माने तो अरुण कुमार यूपी छोड़कर केंद्र में प्रतिनियुक्ति चाहते हैं। तबादले की अर्जी देकर छुट्टी पर गए अरुण कुमार वही शख्स हैं जो इन दिनों मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे थे।
बड़े अफसरानों का छुट्टी लेना, प्रतिनियुक्त पे जाने की बात करना, ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि जो कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी है उत्तर प्रदेश में आज उसकी कदर नहीं है और ऐसे लोगों को फ्रीली एक अच्छे माहौल में काम करने के लिए मौका दिया जाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार के वक्त की परिस्थितियां नहीं हैं। अरुण कुमार एक अच्छे अफसर हैं। अब मुझे नहीं मालूम है उन्होंने क्या कहा है, लेकिन जो गया है, 2-3 एसपी जो गए, उन सब ने यही बात कही। एक एसपी महिला है तो उसने तो यहाँ तक कहा है कि आजम खां को दोषी ठहराया है और कार्रवाई न करने की बात कही है। सूत्रों की माने तो अरुण कुमार काम में आजादी न मिलने से भी नाराज थे। उनके इस कदम को मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर उठ रहे सवाल से जोड़कर देखा जा रहा है। 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर अरुण कुमार को पिछले साल 9 नवंबर को सांप्रदायिक दंगा और तनाव बढ़ने के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उम्मीद थी कि अरुण कुमार पुलिस कार्यशैली में बदलाव लाएंगे। उन्होंने काफी हद तक सुधार भी किए, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के बाद कुछ पुलिस अधिकारियों के तबादले ने उन्हें हैरान कर दिया। बहरहाल तबादले की अर्जी देकर अरुण कुमार छुट्टी पर चले गए हैं। अरुण कुमार की नाराजगी ने यूपी सरकार की मुसीबत जरूर बढ़ा दी है। वंदना त्यागी, चैनल 1 न्यूज। शक्ति सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं और इनके अलावा संदीप दुबे जी हमारे साथ हैं। आप जेडीयू का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और साथ ही कानून से भी जुड़े हुए हैं, तो कानूनी पहलू भी हम जानेंगे उनसे। पर सबसे पहले शक्ति सिंह साहब, क्या महज इस इत्तेफाक माना जाए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार का जाना छुट्टी पर? नहीं, इतनी सरलता से चीज़ों को देखने की जरूरत नहीं है। स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर है उत्तर प्रदेश में, और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है या ब्यूरोक्रेसी का सवाल है या कह लीजिए कानून व्यवस्था को बनाए रखने का सवाल है जी, वो आज पूरी तरह से लचर है। इसके लिए वहाँ की सरकार जो है वो जिम्मेवार है और वहाँ की नेतृत्व जिम्मेवार है। और मेरा तो ये मानना है कि जो स्थिति आज देखने को अब मिल रही है, उस स्थिति में अगर प्रदेश कुछ दिन और आगे चलता है तो स्थिति और भी भयावह होगी। तो क्या इतनी बुरी स्थिति आ चुकी है संदीप जी कि अब ब्यूरोक्रेसी आप भी को जाना पड़े? अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं और अरुण कुमार जी मीडिया के भी काफ़ी उसके अंदर रहते हैं, बात करते रहते हैं, पर एकदम से छुट्टी पर चलेगा, ये क्या दर्शाता है? सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार किसके लिए साहब? सरकार जनता के लिए या सरकार उन चंद गुंडों के लिए, या सरकार किसके लिए, किसकी हिफाजत के लिए सरकार बनती है, किसके लिए बनती है? ये यहाँ पे एक यक्ष प्रश्न है। देखिए, कोई भी जो व्यक्ति कानून व्यवस्था संभालता है और उसको आप काम करने नहीं देंगे, उसको जो सही है सही को सही और गलत को गलत, गलत को दंडित करने नहीं देंगे, तो आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं एक व्यक्ति से? और जोश, देखिए, जो हम कानून में बैठे लोग हैं, जो कानून को प्रोटेक्ट करते हैं और जिसकी रक्षा करते हैं, एक जोश होता है साहब, जुनून होता है, हमें अपने समाज के लिए कुछ करना है, हमें अपने देश के लिए कुछ करना है, और ऐसा जुनून जज्बा लेके अधिकारी बैठता है। अगर उसके साथ इस तरह के प्रश्न खड़े हो जाएंगे, उसको आप काम करने नहीं देंगे, उसके साथ आप राजनीति करेंगे और परेशान करेंगे, तो अधिकारी का मनोबल तो गिरेगा ना साहब। तो ये अधिकारी का मनोबल गिरना ये जनता के हित में नहीं है, और सरकार को इस बात को समझ लेना चाहिए कि अगर अधिकारी का मनोबल गिरेगा तो वो जनता जो लड़ नहीं सकती, अपनी बात किसी से कह नहीं सकती, उसे दुख होता है तो थाने तक जाती, कौन सुनेगा उसकी? एक उल्टी धारा यहाँ पर प्रभावित हो रही है शक्ति जी। अमूमन ये कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो सपोर्ट नहीं करती नेताओं को, और कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो गोरख धंधे होते हैं उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी को दोष या ब्यूरोक्रेसी पर दोष मढ़ा जाता है नेताओं द्वारा। पर यहाँ स्थिति कुछ उल्टी दिख रही है। यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है या जो आईएएस और आईपीएस लोग हैं, हम दुर्गाशक्ति नागपाल की भी बात कर ले, वहां पर सपोर्ट नहीं मिल रहा उन्हें काम करने की। देखिए, पूरी तरह से जो
प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो सिर्फ डिसिसिव करके जनता के अंदर विभाजन डाल के और अपने वोट बैंक्स के को मद्देनजर रख के वो चुनाव की तैयारी कर रही है। इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल, मैंने पहले भी कहा, बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। 134 दंगे हुए हैं अखिलेश सरकार के बनने के बावजूद, और ऐसी स्थिति में जब वो अपने प्रशासनिक अधिकारियों को खुले स्तर पे काम करने नहीं देंगे या उनके कार्यकलाप में हस्तक्षेप करेंगे तो ऐसी स्थिति पनपेगी। और रही बात ब्यूरोक्रेसी की, तो ब्यूरोक्रेसी सरकारों के अधीन चलती हैं, ठीक है, और जब तक सरकारों का विश्वास, जनता का विश्वास सरकारों पे रहता है तब तक ब्यूरोक्रेसी पर भी उनका विश्वास बना रहता है। लेकिन अगर जब सरकार पे ही आपका विश्वास नहीं हो, जनता का विश्वास नहीं हो, तो ब्यूरोक्रेसी बहुत कुछ परिणाम दे नहीं सकती, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मोटिवेटेड हो जाते हैं चीज़ों को लेके। और जो आपने कहा कि उन पे आरोप लगते रहते हैं और वो उनके नुमाइंदों के तौर पे काम करते हैं, तो ये तो दोनों, देखिए, लोकतंत्र में जो चुनी हुई सरकार है और ब्यूरोक्रेसी, दोनों पे जिम्मेवारी है और दोनों पे बराबर जिम्मेवारी। एक अच्छा शब्द मिल गया है संदीप जी आजकल, लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र के नाम के ऊपर अलग अलग रुख से नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जनरल एक बात कर रहा हूं, जो परिभाषा जो गढ़ी जा रही है और फिर मढ़ी भी जा रही है और उस हिसाब से काम किया जा रहा है। मतलब आपका लोकतंत्र अलग हो सकता है मेरे लोकतंत्र से, उसको पारिभाषिक तौर पर नहीं है, हम कुछ सही भी कर रहे हैं, वही तो हो रहा है, लोकतंत्र में घुमा रहे हैं। नहीं, वही तो हो रहा है। सबसे मजेदार बात मैं बताऊं, देखिए क्या हो गया उस प्रदेश की हालत, जिस प्रदेश को हम उत्तर प्रदेश कह रहे हैं, जिस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बसपा कहती है कि भाजपा ने कराया, भाजपा कहती है सपा ने कराया, सपा कहती है कांग्रेस ने कराया। तो ये आपस की जो जितनी पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे पे ब्लेम गेम कर रही कि मैंने नहीं, उसने कराया, मैंने नहीं, उसने कराया। अरे भाई, सामूहिक जिम्मेदारी है, वहां सौहार्द बनाने की जिम्मेदारी सामूहिक है, प्रशासन को साथ लेके सामूहिक जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है। नेता ही क्या रहेगा जो जिम्मेदारी ले लेगा, और वो नेता ही, पार्टी क्या रहेगी जो सब कुछ मान ही लेगी। प्रदेश में अगर इस चीज का अभाव है तो इसको तुरंत पूरा किया जाना चाहिए। उसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी जितनी पॉलिटिकल पार्टी आज देश में है, उन्होंने जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है। उनका यह मानना है कि हम जो टोपी पहनाएंगे या जो चीजें दिखाएंगे जनता उसको स्वीकार कर लेगी। तो ये ऐसा नहीं है, जनता को अब जागना होगा और अपने अधिकारों के लिए जनता को जागना होगा, क्योंकि अदरवाइज ये इस तरह से ही टोपी पहनाते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको मालूम है कि कुछ होना जाना नहीं है। हम जब तक सत्ता में या जब तक हमारे अंदर कंट्रोल है, हम चीजों को अपने तरीके से चला लेंगे। चला, हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ चुके हैं, आपको तारुफ करा दें। आनंद साहू जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के आप नेता है, साथ ही फजल इमाम मलिक साहब वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े। आनंद साहू साहब, ये स्थिति जो है, आज खबर आई, आपको पता ही होगा कि एडीजी अरुण कुमार जी ने छुट्टी पे जाने की बात की। क्या आपको लगता है महज इत्तेफाक है, क्या आपको भी लगता है नहीं, परेशान हो चुके थे, त्रस्त हो चुके थे कि बोले चलो छुट्टी मना ले थोड़े दिन? मैं एक बात बहुत गंभीरता से कहना चाहूँगा कि ये एक अधिकारी का ही विषय नहीं है। आज मुझे लगता है एक अधिकारी नहीं, मुझे लगता है सैकड़ों अधिकारी ऐसे हैं जो वहाँ के प्रशासनिक तौर तरीके से, ये सरकार की नीयत से इतने दुखी हैं कि वो हर विषय पे इतने गैर कानूनी ढंग से वो कार्यकलाप करने लग गए हैं, जिसका कोई हिसाब किताब लेने का कोई मापदंड नहीं बन पा रहा है। और जनता त्राहिमाम कर रही है, चाहे वो किसी भी शहर में है, किसी भी गांव में है, किसी भी गलियारे में है। आज मैं कहता हूं कि वहां निश्चित तौर पर हमारी पार्टी जो है खुलेआम सब लोगों से गुहार लगा रही है कि यहाँ मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाना चाहिए, क्योंकि वहां कानून जो है बिल्कुल ऐसा जर्जर हो चुकी है, जहां पर आप खुले सांस नहीं ले सकते हैं। पुलिस जो अच्छे कार्य करना चाहती है, प्रशासन उसको करने नहीं दिया जाता है। और जो आप अपने विधायकों को बोलिए ना जिन पर आरोप है, वो सहयोग करें, अपनी गिरफ्तारी दे जाकर के, सहयोग हो जाएगा बीजेपी की ओर से। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं, अगर उनका हिम्मत है तो गिरफ्तार करें। और ये राजनीतिक जो बताइए, ये भी एक अपने आप में विडंबना यहाँ पर हो रही है। फजल इमाम मलिक साहब को मिला, संदीप जी एक सेकंड मुझे वक्त दीजिएगा। फजल इमाम मलिक साहब, एक हम दो बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक बात सर ये हो रही है कि उल्टे ही धारा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है कि ब्यूरोक्रेसी को सपोर्ट नहीं मिल रहा, अमूमन नेता ये जो है आरोप लगाते हैं। दूसरी चीज ये हो रही है, जैसा आनंद साहब कह रहे हैं कि अभी विधायकों के ऊपर जो गिरफ्तारी की बात आई थी,
क्या एक चीज मुझे आप बताइए बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, यहाँ पर अगर कोई गिरफ्तार हो जाता है तो उसके नंबर बढ़ जाएंगे क्या? क्या वो हीरो बन जाएगा गिरफ्तारी होने का? क्या ये डर भी लग रहा है? ये भी एक बात है, पूरा नहीं कर पाया। सीधा सवाल है मेरा। केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, के सब नेताओं को पार्टी गिरफ्तार कर रहे हैं और वहां जाने भी नहीं दिया जा रहा है, और दूसरे दल के लोग जा करके फोटो खिंचा रहे हैं, और वो भी आम साधारण नागरिकों के साथ नहीं, जो पीड़ितों के साथ नहीं, और वहां पर आप सहयोग कीजिए ना, हो रहा है, आप कीजिए सहयोग। होना चाहिए। आनंद साहब अपने विधायकों को बोलिए ना, जगह सरेंडर कर दें, सहयोग हो जाएगा ना निश्चित रूप से। सिद्धार्थ भाई, ऐसा है कि इस पूरे परिप्रेक्ष्य में शक्ति भाई ने जिस बात का इशारा किया उसको थोड़ा पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी है कि राजनीतिक दल जिस तरह से आज ब्यूरोक्रेसी को जिस तरह से अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। ठीक है। अब आनंद जी कह रहे हैं कि अभी यहाँ की पार्टी की व्यवस्था बहुत खराब उत्तर प्रदेश में, तो 2002 में भी गुजरात में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए था। ठीक है। नहीं लगा, नहीं लगा, ये अलग सी बात है। लेकिन आपने जिस मुद्दे को उठाया कि इनके गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, इनके विधायक के खिलाफ वारंट है, बसपा के खिलाफ वारंट है, कांग्रेस, इस पूरे खेल में सारे राजनीतिक दलों का चरित्र सामने आ गया। कोई आप मुझे बोल लेने, उमा भारती ने जब कल कहा, ये चैलेंज किया और जिस तरह से चुनौती दी कि अगर अखिलेश सरकार इनको गिरफ्तार करती है तो मुजफ्फरनगर में जो कुछ भी होगा इसकी जिम्मेदार अखिलेश सरकार होगी, ये चुनौती एक तरह से है। तो आप उकसा भी रहे हैं लोगों को, आप लोगों को भरमा भी रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि किस तरह का आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप फिर कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो कानून व्यवस्था उसी समय लागू हो सकती है जब आप कानून का साथ दीजिए। दिक्कत यह है कि सारे राजनीतिक दल, चाहे वो बसपा हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी को भी डर है कि इस वक्त अगर हमने किसी को गिरफ्तार कर लिया तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाएगा या अपने कम्युनिटी के लग रहा है, चूंकि जिस तरह के 2014 में जिस तरह से माहौल बन रहा है, उस माहौल में अभी गिरफ्तारी मुझे लगता है कि कुछ दिन और ना हो तो इसमें कोई। मैं एक चीज कहना चाहता हूं मलिक साहब, एक बार बताइए, एक बच्ची को छेड़छाड़ किया गया, आपकी हो या हमारी हो, बहन बहन है, बेटी बेटी है। आनंद जी, आपको पूरी बात अभी पता नहीं है। आप सुनिए, आप जिस तरह यहाँ बैठ के चैनल में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ले रहे हैं, ये देखिए, इसको जरा जूम करके इनको दिखाया जाए और इनको पढ़ने को मैं देता हूँ। इनके एक नेता है अशोक सिंघल, जिनको ये समर्थन करते हैं। इसका जवाब आप दीजिए। आप बार-बार इस तरह की बात कर रहे हैं, ये विषय है ही नहीं चर्चा का। यहाँ पे चर्चा हो रहा है अधिकारी का तबादला का, और आप ऐसी बात भड़काएंगे। संदीप जी, होने के बाद उसको कार्रवाई करने क्यों नहीं दिया गया? पुलिस क्यों ऐसे कार्रवाई, क्यों उसको दबाव क्यों किया गया? राजनीतिक दबाव क्यों लाया गया? कार्रवाई पुलिस ने नहीं की, लेकिन आप पुलिस के सामने क्यों नहीं जाके आज सरेंडर करते हैं जब वारंट आपके खिलाफ लगा हो, जब आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं? और आप हमारे विधायक, चाहे सिर्फ आपकी विधायक की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे हमारे नेता वहाँ जब मौजूद ही नहीं थे घटना में, और उसके ऊपर वारंट और ये सब जारी कर दिए। जो लोग वहाँ थे उनके ऊपर ये तय करना तो अदालत का काम है। अदालत ने वारंट जारी किया। 10 लोग हैं उसके अंदर, उसमें जो लोग आतंकवादियों का साथ देंगे वो कोई भी पार्टी का, कोई भी दल का है, वो आनंद जी धारा 144 के अंदर जाकर के वहाँ भाषण दिया गया था, उसके बाद केस दर्ज किया गया, गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये बात मैं स्पष्ट कर दूं। सबसे बड़ा सवाल ये है संदीप जी, सबसे बड़ी चीज ये है इसमें कि इस देश में मेरा गुनहगार और उसका गुनहगार, ये जो परिपाटी चल पड़ी है ना, इसमें सारी गड़बड़ी है। हमारे साथ मूलचंद मीणा जी भी जुड़ गए, कांग्रेस का भी हम यहाँ पे वर्जन लेते हैं। मूलचंद मीणा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। सर, स्वागत है आपका। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो उत्तर प्रदेश के हैं वो अभी छुट्टी पर चले गए, क्या ये इत्तेफाक लगता है आपको इस वक्त उनका छुट्टी पर जाना? छुट्टी पर क्यों गए, क्या कारण रहा? नहीं, उनको प्रतिनियुक्ति चाहिए, वो केंद्र में जाना चाहते हैं, वहां काम नहीं करना चाहते, उन्होंने मांग की है इस बात की। नहीं, क्यों केंद्र में जाना चाहते हैं, स्टेट में काम क्यों नहीं करना चाहते? क्या लगता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। बैठे हुए लोग गड़बड़ करते हैं? नहीं, आपको क्या लगता है? ऐसा है कि यूपी की जो शासन व्यवस्था है जी, वो ऐसा लगता है कि शासन से वहाँ के कर्मचारी, जो गवर्नमेंट है वहाँ के कर्मचारी उससे दुखी है, क्योंकि सरकार जिस तरीके से काम करना चाहती है और वो स्वतंत्र रूप से काम करना चाहते हैं जी, इसलिए हो सकता है अधिकारी दुखी होके छोड़ के जा रहे हो बेचारे।
मीना साहब, इसमें मेरा एक सवाल ये है कि आपके दो नेताओं पर, एक मलिक और एक शहीदुज्जमा पे दंगा भड़काने का आरोप लगा, यानी जिस तरह से भाषण उन्होंने दिया, आपने उसको अपनी पार्टी से क्यों नहीं निकाला अभी तक? आप खाली भाषणबाजी करने से और आपने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? पार्टी से क्यों नहीं निष्कासित किया? करेंगे तो क्या करेंगे? नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि भाई जो यूपी के अंदर खेल चल रहा है वो दुनिया भी जानती है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। मिली जुली कहानी चली हुई थी किसी तरीके से वोट पोलराइज करने, एक मिनट सुनिए, सुन तो लो, पोलराइज करने के लिए। लेकिन अब आप दोषी बना रहे हो, कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो चाहे बीएसपी के हो, उनकी जांच कर लो, जांच में दोषी है तो अपने आप ही बाहर निकाल देंगे, हम भी निकाल देंगे। आएंगे तो जांच होगी ना, मिलेगा उनको। गिरफ्त में ही नहीं आ रहे, वही तो आपने उनको पार्टी इंटरनल क्यों नहीं जांच करती? हम कांग्रेस विशेष की बात नहीं कर रहे। कांग्रेस क्यों नहीं जांच करती है? कांग्रेस के दो नेताओं, मलिक जो पूर्व सांसद या पूर्व विधायक रहे और सईद, दो लोगों का नाम आया है, आप इन दोनों के खिलाफ क्यों नहीं आंतरिक जांच करवा के इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं? किस में नाम आया? धारा 144 में भाषण देने के लिए ये लोग वहां पर थे। यहाँ पर बीजेपी के भी 4 लोग शामिल थे, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के भी 2 लोग थे और बहुजन समाज पार्टी के भी 1 सांसद वहां पर थे। ये सभी लोगों की बात हो रही है, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं हो रही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि कार्रवाई करनी चाहिए? नहीं, आप भूल जाते हैं धारा 144 में इकट्ठे कैसे हो गए? कौन दोषी है इसके लिए? कौन दोषी है इसके लिए? राज्य सरकार 144 से आप वहां जमा हो गए, भीड़ को उकसा रहे हैं। ठीक है, जिम्मेदारी तो उकसाने वाला भाषण देना ठीक है। मीणा साहब, धारा 144 में किसी ग्रुप को मोटिवेट करना, भाषण देना ठीक है, मतलब आपके हिसाब से? नहीं, वो उनका बेसिक प्रश्न है सिद्धार्थ, यहाँ नहीं, पर दिया तो है ना सर, मेरी बात दर्ज हुआ ना, उससे दरकिनार कैसे कर लेंगे आप? आप तो सही है ना, आप सुनिए, तो इसमें उनका सरकार की कमी है, छोटा सा ब्रेक लेने दीजिए मुझे, लॉ एंड ऑर्डर की कमी है, प्रशासनिक अधिकारियों की कमी है, ठीक है, उनको इकट्ठा, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। हेलो, टूट नहीं रहा है क्या? अरे तोड़ कौन रहा है यार? 1 रुपया फंस गया मेरा। तोड़ना यार, 1 ही रुपया तो है। अच्छा, 1 ही रुपया है? चल तू दे दे दे। मनुष्य को गुस्सा क्यों आता है? ये क्या है? बाबा जी का वीडियो 1 ही रुपए का है। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में शांति। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद में। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है छुट्टी पर चले गए हैं, उनकी जगह नियुक्ति भी हो चुकी है, पर आखिर ये छुट्टी पे गए हैं तो क्या ये सिर्फ माना जाए कि छुट्टी पे जाने के लिए छुट्टी पे गए हैं, कि बहुत सारी चीजें भी पर्दे के पीछे छिपी हुई हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर सिलसिलेवार तरीके से सामने जैसे आ रहा है, प्रशासनिक स्तर पर काम कैसे होता है, उसको देखकर तो ये लगता नहीं है कि सिर्फ छुट्टी के लिए छुट्टी। हालांकि 3 दिन बाद जब आएंगे तो शायद अपनी सफाई भी पेश करेंगे। पर संदीप जी, ये बात छुट्टी की बात अपनी जगह पे है, पर अगर हम उस स्टिंग ऑपरेशन की उस चीज को छोड़ दें जहां आजम खान साहब का नाम आ रहा है, उसको अगर हम साइड में भी रख दें, तो पुलिस या तंत्र जमीनी तौर पर कैसा है? और कैसे असलाह की भी वो बात कर रहा है कि हमारे पास तो असलाह है, आधे चले और चल जाए तो भगवान की दया है। अगर इस तरह की भी बातें जमीनी तौर पर पुलिस करती है तो कैसे फिर आप चीजों को रोकेंगे? क्योंकि रोकना तो उस पुलिस को ही है। देखिए, मेरे भाजपा के मित्र जो हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे। देखिए, पुलिस रिफॉर्म की तो जरूरत है और इसकी मांग बहुत पहले से उठती आई, और ये क्यों हम नैतिकता की उम्मीद फिर क्यों करने लगते हैं पुलिस वालों से? जब उनकी जान पे बनाएगी तो कहां नैतिकता रखेगा? देखिए, ये सच है, और
बात कई हद तक जिसको कहेंगे वो भी सच है, और राजधर्म का इसी वजह से सरकार ने पालन तो नहीं किया और वो पुलिस वाले भी नहीं कर रहे हैं अपने धर्म का पालन। और बार बार बात पुलिस पे इसलिए आ जाती है कि पुलिस की जिम्मेदारी सुरक्षा करने की थी अगर वो वहां पे, लेकिन क्या है पुलिस भी बार बार अपने कामों से कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। सुरक्षा करती है अपनी, करती कि किसकी करती? तो यही बात है, कोई अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। इसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने की बात है। देखिए मैंने पहले भी कहा और आज भी आपसे कह रहा हूं, जब दिग्विजय सिंह ने 6 महीने पहले बयान दिया था कि 12 राज्यों में दंगा हो सकता है, ठीक, केंद्र सरकार के गृह मंत्री जी ने बात कही कि मैंने 12 राज्यों को अलर्ट दे दिया है कि वहां पे दंगा हो सकते हैं। हमारे यहां शुरुआत हुई, बिहार में 1-2 जगह बम विस्फोट किए गए, कोशिश की गई, जब हमने वहां से भगा दिया, बिहार से भगाया झाड़ू मार के, तो ये लोग फिर दूसरे स्टेट में अपनी पनाह ढूंढने लगे और दूसरे स्टेट में राजनीति शुरू कर दी। इसी एवज में ये देखिए इनके नेताओं के बयान तक आ रहे हैं कि लोहा जिहाद के मामले में जिसने बौद्ध पे हमला किया, सुन लीजिए, और वो यहाँ पे आ गए। हाँ सुन लीजिए, इन लोगों का जो पोलराइजेशन की बात हमारे कांग्रेस के मित्र कर रहे थे, उनको जब मैं बार बार उनसे भी मेरा एक सवाल है, जब आपको 6 महीना पहले पता था कि ये लोग ऐसा करने वाले थे, तो आप राज्य सरकारों के साथ मिलकर आपने क्या स्ट्रेटजी प्लान की? आपका होम मिनिस्टर गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने क्या प्लान किया? क्या इसलिए चुप रहे कि आपकी सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि आप राज्य सरकार को बता दीजिए कि यहां ये होने वाला है, और वहां आदमी बकरियों की तरह, भेड़ों की तरह और मुर्गियों की तरह कटते रहे, और आप और आपकी सरकार और नीचे बैठे लोग वो तमाशा देखते रहे। एक चीज इसमें सिद्धार्थ जी मैं बताऊं, एक मिनट, मीणा जी से सवाल किया है, चूंकि आपने तो जवाब ले ले। मीणा जी क्या जवाब इसका देंगे आप? नहीं प्लान करना था, स्ट्रेटजी नहीं बनानी थी कि बस इंफॉर्मेशन भर दे देना आपका केंद्र सरकार का काम है? दिया था कि यूपी के अंदर ये दंगे हो सकते हैं और इसके लिए सरकार को सतर्क रहना चाहिए, लेकिन सरकार और दंगे करने वाले लोग तो मिलजुल के कहानी गढ़ रहे थे वहां पर। तो अब कैसे संभव हो सकता है? जबकि मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप दोषी तो ये सरकार है, इसमें जो दंगा हुआ है उसके लिए जिम्मेदार सरकार है। आप उन नेताओं के खिलाफ वारंट निकाल रहे हैं, वो पहुंचे ही कैसे? जब धारा 144 लग गई तो वो कैसे पहुंच गए? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? असली मुद्दे की बात को तो क्या सही था? और आप दूसरों पर नहीं, भाषण तो देने की नौबत तो जब आई नहीं, जब सरकार जिम्मेदार थी। मीना साहब एक पहले मुसलमानों ने जुलाई 31 तारीख को या 30 तारीख को जुमा की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर भाषण दिया, और 7 तारीख को बाद में महापंचायत लगी। मस्जिद चूंकि जुमा की नमाज के दौरान आपके सईदुज्जमा साहब जो कांग्रेस के नेता वहां मौजूद थे, कादिर राना बसपा के मौजूद थे, समाजवादी पार्टी के मौजूद थे। अब कहिए कि नमाज पढ़ने की चले गए लोग, तो नमाज पढ़ने के बाद वहां पंचायत लगा दिया लोगों ने, तो इसकी जिम्मेदारी पर इस पे तो सर डिबेट नहीं हो सकता ना। ये तो ये आप अपना नैतिकता आप तो दिखाइए, आप इंटरनल इंक्वायरी क्यों नहीं करते हैं? अरे लोग वहां इस समय भूखे मर रहे हैं, हर पार्टी पे लागू होता है सर। वहां पे राजनीति अभी नहीं होनी चाहिए। इस समय जरूरी है कि जो लोग विस्थापित हैं उनको कैसे बसाया जाए। और देखिए ये आम आदमी है, इससे कोई लेना देना नहीं। क्यों डिफेंड किया जा रहा है? ये जैसे मीणा जी देखिए चुनाव का खेल है, पूरी तरह से इस देश में इस समय चुनाव के लिए और वोट बैंक के लिए राजनीति हो रही है। संविधान की रक्षा ना सरकार कर रही है, ना प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं, ना देश की जनता की रक्षा जिनके ऊपर जिम्मेवारी है उससे तरह से नकारा साबित हो रहे हैं, चाहे वो किसी दल के लोग हों। सभी लोग ये चाहते हैं कि 2014 का जो इलेक्शन है उसमें पोलराइजेशन हो जाए, इससे हमको फायदा है, उसको नुकसान है, उसको फायदा है, चतुष्कोणीय है, त्रिकोणीय है, आमने सामने की लड़ाई। लेकिन लड़ाई सिर्फ वोट बैंक की है, और जिसका खामियाजा इस देश का आम नागरिक जो मजदूर है, किसान है, जो रोजी रोटी कमाने वाला है, वो भुगत रहा है। आज जो बात कह रहे हैं संदीप जी सच्चाई है कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, सर छुपाने के लिए छत नहीं है, उसको रिहेबिलिटेट करने की बात कोई नहीं कर रहा है। रिहेबिलिटेट करने की बात कोई नहीं कर रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कि ये विवाद जितना बढ़ता चला जाएगा उससे हो सकता है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स इसके पीछे वही की बात को मैं और आगे बढ़ाता हूं। हमने क्या इनसे बोला था? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है, सबको साथ लेके चलने का देश। ये काम के लिए तैयार नहीं है, इनको ध्रुवीकरण चाहिए। ये देश में जो सौहार्द है उसको बिगाड़ देंगे। अरे ऐसे राजनीति थोड़ी होती है। बड़ा सीधा सवाल आनंद जी, जिसको आप अरे ये देश आगे जाना है, महंगाई से आदमी संदीप जी वो रिश्ता रहा ही नहीं। अब आप उस पे समाज में दुर्भावना बढ़ती है। आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं,
आप जैसे लोग जो राजनीति कर रहे हैं उसको बढ़ावा दे रहे हैं इस देश में, आम जनता को बरगला रहे हैं, आप टिकट लगवा रहे हैं, 5-5 रुपए टिकट दीजिए। अरे रावण के 10,000 सैकड़ों कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई मुस्लिम लोग हम सबका सौहार्द बना रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आपके आप अपने राज्य से जब झाड़ू मार के आपको बाहर किया, अब आप आके बाहर बंद करिए ये नौटंकी और तमाशा। आप लोग इस देश को देश रहने दीजिए, बाकी इस देश को देश रहने दीजिए। एक मिनट देश को देश रहने दीजिए। सवाल ये है जैसे देश सभी का नहीं, हिंदू मुस्लिम घटिया आप लोग कर रहे हैं। क्या देश को आप मैसेज दे रहे हैं? क्या देश को मैसेज दे रहे हैं? ये आप कोई सुन नहीं पा रहा देखिए आपको कोई ये कह रहे हैं सुन नहीं पा रहा है संदीप जी, आपको कोई सुन नहीं पाएगा। देखिए ऐसे आप करेंगे तो आपको कोई सुन नहीं पाएगा, आपको कोई सुन ही नहीं पाएगा, तो इस बात को रखने से मतलब क्या है? सर एक मिनट, पहली चीज तो एक एक करके आप बोले ताकि बहस का सार्थक निर्णय निकले। सभी लोग अगर आप एक साथ बोलेंगे तो सुनने वाले भी आपको नहीं समझ पाएंगे, तो बेहतर एक एक करके आप अपनी बात रखिए। हम जान रहे हैं सबके अंदर बहुत आवेग है, बहुत गुस्सा है, देश को लेकर के बड़ी चिंताएं सब में है, तो चिंताएं एक एक करके प्रकट करें। छोटा सा ब्रेक यहाँ पे मिल लेता हूं, सब ठंडे हो जाए, ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं। सर्विस टैक्स नहीं भरते हैं? मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन सर्विस टैक्स नहीं देना जुर्म है, भारी पेनल्टी लग सकती है और जेल भी हो सकती है। अब सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि आपने टैक्स नहीं भरा है तो आप ले लो लड्डू। सर्विस टैक्स VCS एक्चुअली लड्डू है, नहीं भरा तो आप भर सकते हैं बिना पेनल्टी, बिना इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट में भी। आप बता दिए, बाद में मत कहना पता नहीं था। मिल रहा है खा लीजिए, बाद में पता नहीं रहे ना रहे लड्डू। VCES सर्विस टैक्स भरिए, नई शुरुआत करिए। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। विषय बहुत गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि अरुण कुमार का छुट्टी पर जाना, और क्या ये एक संकेत आने वाले दिनों के अंदर दे रहा है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी की ओर से वहां पर काम हो रहा है, क्या अगर ये स्थिति अभी कंट्रोल में है और आने वाले दिनों के अंदर खुदा ना खास्ता ये स्थिति फिर खड़ी होती है, तब क्या विकल्प बचेगा? अभी फिर भी अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्सेस की 80 टीमें वहां पर हैं, 10,000 जवान सेना के फिर भी वहां पर कुछ कुछ क्षेत्रों के अंदर हैं। परिस्थिति कब तक रहेगी और आगे जाके कब तक कंट्रोल कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल लगातार बना। आपको लगता है संदीप जी स्थिति कंट्रोल होगी? देखिए, स्थिति तो सरकार को कंट्रोल करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से ये पैरामिलिट्री फोर्सेस आप चुनाव तक तो रख नहीं सकते। देखिए, उससे पहले सामाजिक सौहार्द का मामला है, वहां सबका मामला है, एक आदमी का मामला नहीं है। जैसे मेरे मित्र बीजेपी के कह रहे थे अभी, लेकिन भाई देखिए वहां सबका मामला है, वो किसी व्यक्ति विशेष और जाति विशेष और संप्रदाय विषय का मामला नहीं है। वहां शांति स्थापित हो, ये देश के हित में है, इस समय राष्ट्र के हित में है, और मुल्क के जो मुद्दे हैं, लगता है आपको स्थिति बिल्कुल होगी साहब। मैं तो बिल्कुल निगेटिव पक्ष, सरकार करेगी, सरकार में हमें भी विश्वास रखना चाहिए। यूपी की सरकार करेगी जी। कब तक ये ऐसा चलेगा? छुट्टी ले लेके करना पड़ेगा, अखिलेश जी को ये काम करना पड़ेगा।
सिद्धार्थ, इसमें जो नई सूचना हमें निगेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर तो समाज का अरुण कुमार का बयान ये आया है कि वो उन्होंने जो प्रतिनियुक्ति पे जाने की बात की थी वो 2012 में उन्होंने एप्लीकेशन दिया था, और ये 4 दिनों की छुट्टी, चूंकि वो शिरडी हर साल जाया करते थे तो इसलिए 2 दिनों की छुट्टी उन्होंने बढ़ा ली, उन्होंने फोन बंद कर दिया था। इस तरह के बयान आता है। हाँ, ये एक हम एक आकलन कर रहे हैं, कयास लगा रहे हैं, जब वो आएंगे मीडिया से मुखातिब होंगे। पर एक सवाल ये भी कि अगर वो छुट्टी पे जा रहे तो उनकी जगह किसी को नियुक्त क्यों कर दिया गया, ये भी एक बड़ा सवाल अपने अंदर। आनंद जी, अपनी बात आप कह रहे थे। देखिए, आज जनता जहां भी है वो हर एक मोड़ पर उसको गुमराह किया जा रहा है जी, चाहे किसी भी जाति, धर्म, राजनीतिक दल कोई भी है। मुझे तो लगता है कि आज देश की जनता जो है खुले आम तौर पर वहाँ रोजी रोटी और कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, विकास की जो है धारा है वो चाहती है। ये कोई भी जाति धर्म का है, किसी भी प्रकार का इस प्रकार का घटना को तुरंत रोकना चाहिए, चाहे उसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाएं, चाहे समाजवादी वाले ही बुलाएं, चाहे दूसरे दल। लेकिन जैसे मैं सीधे नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन जिस प्रकार से टीवी में आजम खां जैसे राजनीतिक नेता सीधे तौर पर प्रशासन को हस्तक्षेप करके और इस प्रकार की घटना को नहीं साबित नहीं हुआ है, नहीं हुआ, जांच का भी विषय है, लेकिन ये भी हम बता ये स्टिंग में जो दिखाया है वो मैं बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सच है कि गलत है, लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। चाहे जियो भी कर रहा है वो ठीक नहीं है। मैं कहता हूं कि आज इस देश में जो हालात है पूरा विश्व देख रहा है कि भारत जो है प्रगति की ओर जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार की घटना इस प्रकार का बीच का हो रहा है और आप देखिए रोज प्रतिदिन आज महंगाई और भ्रष्टाचार का आलम जो रोज रिकॉर्ड बने जा रहा है, वो जब तक नहीं रुकेगा जनता में जो है वो किसी भी प्रकार का संतुलन भी नहीं आ पाएगा। मलिक साहब, जो है एक चीज यहाँ पर मैं और कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारी बहुमत के साथ अखिलेश को राज सौंपा गया। अब परेशानी यह है कि इतना बहुमत भी ज्यादा है तो सरकार को कोई डर भी नहीं है। क्या अब फिर वही स्थिति खड़ी होती दिख रही है कि क्या फिर कोएलिशन जनता करे तो क्या करे? अगर जनता किसी एक को ताज देती है ये सोचकर कि ये हमारा रहनुमा है, हमें सुरक्षा देगा, हमें उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश बनाएगा, पर यहाँ तो बदतर प्रदेश बनता जा रहा है, स्थिति उल्टी क्यों आ रही है? फिर क्या कोएलिशन की तरफ हम जाएं? नहीं, ऐसा अभी फिलहाल तो दिखता नजर आ रहा है, लेकिन जिन 2 बातों की तरफ, एक तो संदीप जी की बात का और एक आनंद जी की बात की। आनंद जी ने कहा कि आजम खां के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है, तो फिर कल उमा भारती ने जिस तरह का बयान नहीं आपने कहा, आप फिर उमा भारती के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने चुनौती दी उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं। ये चूंकि नेताओं का अपना चरित्र है। दूसरी चीज संदीप जी ने जो कहा कि 6 महीना पहले और वो इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी थी और उन्होंने भाजपा पर साथ सीधे सीधे आरोप लगाया। बिहार में 2 जगह दंगे हुए ईद के मौके पे, बेतिया और नवादा में, वहां भी सरकार इसी तरह से कुछ नहीं की। 1 हफ्ते 10 दिन तक लगभग दंगा होते रहे नवादा में। नवादा की स्थिति बहुत विस्फोटक रही। उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी पे आरोप लगाया कि दंगे इन लोगों ने करवाई, अब बोधगया का विस्फोट इन्होंने करवाया। अगर इन्होंने करवाया तो नीतीश कुमार की सरकार ने वहां क्या कार्रवाई की उन भाजपाइयों के खिलाफ जिन्होंने वहां इस तरह की कार्रवाई में रहे? तो ये सवाल भी उठता है। तो प्रशासनिक ढांचा और सरकार का कामकाज हर जगह आप उसी तरह का देख रहे हैं जिस तरह उत्तर प्रदेश में आज नजर आ रहा है। तो उनको भी वहां कार्रवाई करनी चाहिए थी और यहां भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। शक्ति सिंह जी, क्या अब दंगों की डेफिनेशन भी सब अपने हिसाब से देंगे? इसको क्या तौल के देखना चाहिए 2002 के दंगों के साथ में? बीजेपी पर लोग हमेशा सवाल खड़े करते हैं और ये उठता सवाल हमेशा है कि आप 2002 देखिए, 2002 देखिए, क्या ये भी उतने ही बुरे दंगे हैं? क्या अब इसकी भी डेफिनेशन गढ़ ही जाएगी? देखिए, डेफिनेशन, दंगों का डेफिनेशन मानवीय सभ्यता के लिए दाग है। नहीं, कुछ नेता यहाँ पर सुन लीजिए, वो गिना भी देते कि इतने मरे थे, इतना नहीं मरे थे, हालांकि उसमें ना जाए तो बेहतर। ये मानवीय सभ्यता या किसी भी सभ्य समाज के लिए दाग है और इस तरह की जो परंपरागत राजनीति देश में हो रही है, ये देश के ऊपर बदनुमा दाग है जी, देश के राजनीतिक दलों के ऊपर बदनुमा दाग है। मेरा यह कहना है कि इस देश में, इस देश की जो आत्मा है वो जो है वो सेकुलर है। सुनिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। पूरे देश में चर्चा चलती है, लेकिन हाँ सेकुलर है और वो सेकुलर है, ठीक है, लेकिन सेकुलरिज्म का मतलब बहुत ब्रॉडर सेंस में होना चाहिए, ना कि चुनावी
फायदे और नुकसान के लिए और अपीजमेंट के लिए। ये नहीं होना पार्टी और हर आदमी का एक सेक्युलरिज्म बन चुका है। हाँ, वो नहीं होना चाहिए। शक्ति जी, यहाँ तो धर्मनिरपेक्षता की अपनी अपनी परिभाषा गढ़ी जाती है। आज एक दल अगर किसी दूसरे दल के साथ जाता है तो धर्मनिरपेक्ष हो जाता है, कल वो दल दूसरे के साथ आ जाता है तो सांप्रदायिक हो जाता है। नेताओं के साथ क्या मेरा सवाल मेरा ये कहना है इस तरह की दंगे जी कभी नहीं होने चाहिए, और जिस सरकार और शासन में होते हैं दंगा है, दंगा और उसको जिम्मेवारी लेनी चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कोई भी दंगा है उसके खिलाफ है। और मैं एक बात और आज कह रहा हूँ, सीधे बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ एक बात, कि जैसे आप केवल 2002 को बताते हैं, 1984 का दंगा को क्यों नहीं बताते हैं? खुले आप एक मिनट देखिए, आप लोग बोले तो मैंने नहीं बोला। मैं ये कह रहा हूँ कि एक दंगे से दूसरे दंगे को जस्टिफाई नहीं कर रहा होता है, वही मैं कह रहा हूँ। वही बात आप बीच में क्यों बोल देते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, जब आप जैसे वहां पर दंगा हुआ, आप क्यों नहीं कहते हैं कोई भी जाति धर्म का है, हिंदुओं को पहले जलाया गया, उसके बाद मुस्लिम को वहां मारा गया, ये कोई भी कुछ भी हुआ। एक मिनट, तो मैं कह रहा हूं वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या वो सही था? क्या वो सही था? वो भी क्यों हुआ 1984 में, जब सीधे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं ने खुलेआम हमारे सिख लोगों को जलाया, मारा, 3000 से ज्यादा लोगों को काट डाला। क्या इस प्रकार की राजनीति चाहिए? मैं ये कह रहा हूं कोई भी पार्टी की हो, कोई भी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के लोग जब इस प्रकार की घटना खुलेआम उनके लोगों के द्वारा किया गया, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के किसी ने नहीं किया। ठीक है अनंत जी, एक सवाल का जवाब, रिटेलिएट किया और सीधे खारिज करते हैं, जेल में है उनका। अनंत जी, क्या आपको इस बात का दुख है? क्या आपको भी इस बात का नहीं, सुनिए सवाल तो सुनिए, क्या आपको इस बात का दुख हो रहा है कि जितना 2002 का जिक्र किया जाता है, इसका जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी की बखियानी उधेड़ी जा रही? क्या इस बात का भी आपको दुख हो रहा है? देखिए, कोई भी पार्टी की हो, जब इस प्रकार का 140 दंगे होंगे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो, और एक दंगा कभी हो जाता है उसके बाद कभी नहीं होता है, मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय सब मिल के सौहार्द के साथ रह रहे हैं। और वहां संदीप जी, क्या आपको अभी भी लगता है जो चर्चा हो रहा है उसको हम एग्जाम्पल देके भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं, तो और क्या कर रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, सभी से पूछना चाहता हूँ। गुजरात के दंगों में माया कोटनानी जेल में है, उसके खिलाफ गुजरात आप हम तमाम लोग जानते हैं। इसलिए क्या भूमिका है सरकारों की? आप वहां किस तरह की भूमिका अदा की थी? उस पर डिस्कस ना करें 2002 पर। संदीप जी, आप बताइए, क्या आप भी इस तरह से देखते हैं? आपको नहीं लगता 2002 से इसको कंपेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखिए, हम किसी चीज इसकी उतनी भर्त्सना आप करते हैं जितनी 2002 की करते थे। बात सुनिए, मुझे मलिक जी का जवाब देते हुए आगे बढ़ना होगा। मलिक जी ने कहा बिहार का नाम लिया कि 2-2 जगह हुए और जो सरकार ये कर रही, आज वहां पे सौहार्द बन गया, सब लोग व्यवस्था परिवर्तन की बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उस बात को आप कह के बार बार कि और इसको आग को ज्वलित करना चाहते हैं बिहार में। अब बिहार में कोई आग मेरा सवाल ये था कि अगर भाजपाइयों ने किया तो वहां कार्रवाई होनी चाहिए। साहब, मैं उनके सवाल का मुझे जवाब देने दीजिए। हम लोग जो बैठ के यहाँ चर्चा कर रहे हैं, समस्या को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, उसके समाधान के लिए कर रहे हैं। दंगा आगे नहीं हो, इसके लिए हमें एंटी जो दंगा से संबंधित एक्ट क्यों नहीं सरकार लाती? इसके लिए विपक्ष और सब लोग मिलके एंटी जो राइट्स होते हैं क्यों नहीं लाएंगे? संसद नहीं चलने देते, फिर क्यों नहीं चलने देते? नहीं, इसमें सब लोग मांग रहे हैं, सभी पार्टियां मिलकर मांग रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट पे इसकी सुनवाई हो। 6 महीने साल भर के अंदर राजनीति की हो रही है, हर कोई राजनीति कर रहा है। हम समाधान की बात कर रहे हैं। 6 महीने साल भर के अंदर ये डिसीजंस आए और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनको आप चढ़ा दीजिए सूली पे। मीणा जी बहुत देर से, मीणा जी से मुझे वर्जन लेने जी। मीणा जी लगातार इस बात को सुन रहे हैं। मीणा जी, क्यों इस तरह का कानून लाने के लिए बात नहीं होती है? अब एनसीटीसी की भी बात होती है, पर उसके अंदर फिर वही बात है कि राज्य सरकारें तैयार नहीं होती। कोशिश आपने भी की, पर लगता है और कोशिश होनी चाहिए। सुनिए, अब मेरी बात सुन लें जी सर। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, ये डिस्कशन जो हो रहा है इसमें केवल यूपी में अभी दंगा हुआ है, वहाँ के लोग कैंपों में बैठे हुए हैं, घर से बाहर निकले हुए हैं, उनकी दयनीय स्थिति बनी हुई है, उनके परिवार का पता नहीं है, उनके मकान का पता नहीं है, उनका किस प्रकार से वापस उनको बसाया जाएगा, क्या है, इसके लिए बात होनी चाहिए। 84 के दंगे की बात करें, तमाशा कर रखा है 84 में जो दंगा हुआ, आज 84 से क्या संबंध है उसका? कोई संबंध है जी? कोई संबंध नहीं है। लेकिन इनको शर्म भी नहीं आती है कि दंगा भी करा लेते हैं और उसके बाद नहीं 84 के दंगे नहीं, उस बात फिर 2002 के भी मेरी बात नेता बोल रहे हैं सर, कांग्रेस के कई नेता 2002 की बात करते हैं, हम नहीं करते हैं।
मैं जो कह रहा हूँ जो सुन लीजिए, उन गरीबों की आत्मा क्या हो रही होगी जिनके कैंपों में अपने घर को जला दिया गया, उनके घरों को जला दिया, उनके साथ क्या हो रहा उसकी बात नहीं कर रहे। और इन लोगों ने जो काम कराया है वो लोग अब 84 की बात करते हैं कि 84 में सिख दंगे हो गए। इन लोगों ने किन लोगों ने किसके तरफ इशारा है सर किया जाए? सर ये इन लोगों में कौन किसने किया है ये दंगा? जी बताइए। ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी की मिलीजुली कहानी से इन लोगों के साथ अन्याय हुआ है। दोनों की कहानी मिलीजुली कहानी। इन्होंने पहले तो 84 कोस की परिक्रमा का नाटक रचा। उस नाटक में समाजवादी पार्टी ने दूसरा खेल खेला। उसके बाद उससे बात नहीं बनी बीजेपी वालों की, तो ये नाटक कराना पड़ा। जो मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ है इसमें ये इन्वॉल्व में इनकी भावना चाहती थी कि दंगा हो, दोनों पार्टी चाहती थी, सरकार चाहती तो दंगा नहीं हो सकता था। क्यों नहीं रोका दंगा सरकार ने? क्यों धारा जब 144 लगी उसके बाद कैसे महापंचायत? चलिए सर आपके सवाल में बहुत सारी उंगलियां उठ रही हैं। ठीक है, सरकार को सवाल आएगा कि आपके दो नेता वहां इन्वॉल्व थे, जब इनको पता है कि होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि आगे 12 की स्टेट में हो सकते हैं दंगे, उसको रोकने के लिए क्यों नहीं कोई एक्ट लाते, कोई कानून लाते हैं, दलीय बैठक करते हैं और ये हो कि आगे जो 10 स्टेट में होने वाले वो रुके, वो ना हो, आम लोग आपके भी पार्टी के नेता इतने उससे भत्सना तो नहीं कर रहे हैं। सिद्धार्थ इतनी बात आप कर रहे हैं, जेडीयू का कोई बहुत बड़ा नेता आकर के कह नहीं रहा है क्यों नहीं इस बात को। हर समय सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं हम। आप भी धर्मनिरपेक्ष तो हो ही गए। हम हर समय सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। संदीप जी कानून की भी ज्ञाता हैं, इनको अच्छी तरह से मालूम होगा ये लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है वो राज्य सरकार का मामला होता है। इनकी सरकार वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं नीतीश कुमार जी। अगर उनको लगता है कि इस तरह के कानून और अध्यादेश से अगर दंगों को रोका जा सकता है, प्रभावी तरीके से रोका जा सकता है, तो अपने राज्य से इसकी शुरुआत क्यों नहीं कीजिए? करेंगे हम बिल्कुल करेंगे। आप देखिएगा हमारे यहाँ ये सबसे पहले होगा। हमने हर काम पहले किया। काले धन के मुद्दे पे हर प्रोएक्टिवनेस की बात बार-बार हम करते हैं, प्रोएक्टिवनेस होने की हम बात करते हैं। हम प्रोएक्टिव कहां? व्यवस्था परिवर्तन की सब बातें तो बड़ी-बड़ी कर रहे हैं पार्टी के लोग बैठ के, पर प्रोएक्टिव तो कोई दिखता नहीं अपने राज्य में। सिर्फ भाषणों में हो जाता है, सिर्फ व्यवहारिक तौर पे इस तरह की कोई चीज नहीं होती है। आप जैसे मीना साहब बार बार कह रहे, ठीक है, जो लोग कैंप में हैं, कैंपों में उनको सारी चीज राहत मुहैया कराई जाए, लेकिन जो दो नेता कांग्रेस के इन्वॉल्व हैं, जो कांग्रेस में शामिल थे, जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बढ़ के कार्रवाई करती हो, पार्टी से निकालती है? जी उस पर तो कह रहे हैं कि वहां पर उनको जाने ही क्यों दिया? मेरी बात सुन नहीं, मेरी बात की नमाज के बाद जुमा में मेरी बात के लिए किसे मीणा जी जवाब दे रहे हैं? जी सर, मीणा साहब मेरी बात जी सर बोलिए। तो कौन अपराधी है इसका फैसला आपने कर लिया, उसकी जांच होने दो, निष्पक्ष जांच करा लो, यदि दोषी हैं तो उनको जेल में डालो, ठीक है, लेकिन बिना जांच करे आपने आरोप लगा दिया कि वो दोषी है, वो भड़के भाषण दिया। आपने सुना भाषण उनका? सर कैसे कहते हैं कौन सा इसीलिए केस दर्ज हुआ? किसने सुना है? सर केस अगर दर्ज हुआ है तो जाना चाहिए। केस दर्ज तो मीणा साहब केस अगर समाजवादी पार्टी की सरकार, अब सुनो तो सही, समाजवादी पार्टी की सरकार है, वो केस दर्ज समाजवादी के लोगों के खिलाफ क्यों नहीं हुआ है सर? दो समाजवादी पार्टी के विधायक है सर, उसमें दो समाजवादी पार्टी के लोग भी जांच कराई। ऐसा नहीं है, पर हम तो नैतिकता की बात कर रहे हैं। नहीं, नैतिकता तो जब आती है जब जांच तो करा लो, कोई दोषी निर्दोष कोई आदमी है तो जाना ही नहीं चाहिए। जांच तो इतनी चीजों की यहाँ हो रही है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा कब जांच की रिपोर्ट आएगी। जांच तो एक लंबी प्रक्रिया है, सालों साल चलती रहती है। आप क्यों पार्टी की आंतरिक जांच क्यों नहीं करवाते हैं? कांग्रेस पार्टी करिए सर, आप अपने लेवल पे करिए ना, अगर नाम आ रहा है तो स्तर पे करवाइए, दो नेताओं के खिलाफ करवाइए। मीणा साहब अगर आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सर एक मिनट प्लीज, अगर आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार कार्रवाई करेगी तो आप खुद तो नैतिकता का उदाहरण पेश कीजिए लोगों के सामने। आप खुद अपने उधर से क्या कदम कांग्रेस उठा रही है? नहीं, नैतिकता किस आधार पर की कि आपने कह दिया कि वो दोषी हैं? अरे हमने नहीं कहा सर, केस दर्ज हुआ होंगे, ठीक है। उनने क्या भाषण दिए देखा, सुना आपने? जी सर सुनाया गया, जबरदस्ती उनको दोषी बना रहे हैं सामने। उसको फंसाया गया है, इनको भी झूठा फंसाया गया, उनका कोई दोष नहीं है दोनों। चलिए आपके इसकी जांच करा लो। क्या बीजेपी के नेताओं को भी फंसाया गया है? नहीं, वो नहीं फंसाया गया। नहीं, बीजेपी के नेताओं तो आपके जो धारा आपके नेता पे लगी हुई, बीजेपी के नेता पे भी लगी हुई है, और वो भी उस मंच पे बीजेपी के लोगों का तो एक काम था, समाजवादी और बीजेपी के लोगों का तो काम है कि वहां पर हिंदू और मुस्लिम को लड़ाना। समझ गए।
अंसाऊ साहब, कांग्रेस के नेताओं के ये जो गलत धारणा, गलत बयानबाजी और गलत तरीके से उनको प्रस्तुत करने का जो तौर तरीका है, जिसके कारण सौहार्द जो है हमारे समाज और ये देश में बिगाड़ने का काम ये कांग्रेसियों का है। स्वाद की बात कौन कर रहा है? मैं जानता हूं, जब अभी गए थे माननीय प्रधानमंत्री जी और सोनिया गांधी जी, तो वहां पर केवल जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ मिलकर फोटो खिंचा कर सारे पेपर में एक मिनट सब समुदाय के पास गए, गलत तस्वीरें आई हैं। आनंद जी, आपकी इस बात से क्यों ना माना जाए कि आप भी चाहते हैं हिंदू वोट का ध्रुवीकरण? मैं ये कह रहा हूँ, आज समाज जो है, मुस्लिम समुदाय हो चाहे हिंदू समुदाय हो चाहे कोई समाज हो, मेहनत कश है, ईमानदार है, ये लोग अपने खून पसीना से मेहनत करता है, तब रोटी मिलता है। ये सरकार किसी की भी आती जाती रहती है, बिना मेहनत का उनको रोटी नहीं मिलता है। ये लोग हर बार इनको गुमराह करते हैं। कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। हाँ मीणा साहब, इसको बंद करना चाहिए। मीणा जी, जी एक मिनट, ये इन लोगों का यही धंधा है। इनको यही पता नहीं है कि सोनिया जी और राहुल जी और प्रधानमंत्री जी हिंदुओं से भी मिले और मुसलमानों से भी मिले। और इनका एक प्रचार इस प्रकार का प्रचार करते हैं, टीवी पे हमारे सामने ही बोल रहे हैं। नहीं ठीक, सामने ही बोल रहे हैं। इनका तो काम है झूठ बोलने का, लोगों को लड़ाने का, हिंदू मुस्लिम को पोलराइज करने का। आप इनको हमारे सामने बोल रहे हैं, आपको भी पता है सोनिया जी को कहाँ गए थे, लेकिन झूठ बोलने से इनको शर्म नहीं आती। सारे दल नंगे हो गए हैं, सारे दल वहां यही काम कर रहे थे, चाहे वो हिंदू नेता हो, मुसलमान नेता हो। हम देख रहे हैं नैतिकता की बात जितनी बड़े बड़े पैमाने पर होती है, कौन कितना मेरी बात सुनिए। कांग्रेस की नीतियों में कहीं भी जो किसी जाति या धर्म या वर्ग के आधार पर किसी को लड़ाने की कई नीतियां नहीं है। कांग्रेस सर्वदलीय, सभी जातियां, सभी धर्मों का सम्मान करती है, सबका हर पार्टी में है सर। कोई कांग्रेस के ऊपर ये आरोप नहीं लगाए जा सकते कि कांग्रेस कहीं दंगा फैला सकती है। देश भी समझे। संदीप जी, मैं आपको यहाँ पर लाना चाहूंगा। आप वही बात लगातार कर रहे थे, अब हम आगे की बात करते हैं। चलिए ठीक है, स्थिति अब आपने देख ली है, इसको भी आपने डिस्कशन किया कि अब सरकार के हाथ में, पर जो स्थितियां अभी चल रही हैं, चुनाव आ रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव है, 2014 है, मुलायम सिंह है, सबकी कुर्सी है, ऐसे में स्थिति कैसे कंट्रोल होगी? देखिए, मैं सबसे बड़ी जनता के सर पे तलवार लटक रही है 2014 तक। नहीं, जो आपके हिसाब से तो फिर जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, स्थिति कैसे कंट्रोल होगी। स्थिति आज सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ें अपने हाथों में रखी है। वहाँ पे डायरेक्शन भी दिया है कि जो लोग इस तरह के रह रहे हैं और वहाँ से जो हटाए गए हैं या जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जो सताए लोग हैं, उनकी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों लोग, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को उत्तरदायित्व दिया कि दोनों लोग मिलके जल्दी से जल्दी हो सके। कोर्ट को सीरियसली लेते हैं? अरे क्यों नहीं लेते हैं भाई, कोर्ट है भाई, आप ऐसी बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को बहुत सबसे बड़ा कोर्ट है, और जो इलाहाबाद में केस चल रहा है उस केस को नहीं, पर आपको लगता है इतनी फटकार सुप्रीम कोर्ट लगाता है? भ्रष्टाचार के मुद्दे पे भी फटकार लगा चुका है 50 बार, असर हमें दिखता नहीं है। तो हम तो ये कि चमड़ी इतनी मोटी हो गई है कि क्या मान लें, हर चीज को निगेटिव मान लें कि कुछ होता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं, फिर हम सब लोग भी यहाँ ना हो, उसका कोई महत्व नहीं। महत्व को तो समझना पड़ेगा। हम और आप अगर महत्व नहीं देंगे अपनी व्यवस्थाओं को, आनंद जी कुछ कह रहे हैं आप? महत्व देगा। जी आनंद, मैं यहाँ बहुत ही दुखी हूँ। देश की जो दशा और दिशा है, आज हर विषय पे सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का है, चाहे वो अन्य कानून का है, शिक्षा का है, डेवलपमेंट का है, कहीं अगर म्यूनसिपलिटीज़ का काम का है, कहीं आप देखिए वहाँ मुंबई में जो वो अपने जो बार वाला विषय पे सुप्रीम कोर्ट को, हर विषय में सरकार नाम की कोई चीज़ दिखती नहीं है। आज देश में जो अराजकता फैली हुई है, उस पे हर विषय पे सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ता है। क्यों सरकार अपने से कानून नहीं बनाती? सरकार क्यों एक्शन नहीं लेती? सरकार लॉ एंड ऑर्डर को क्यों अपने अंदर से तुरंत आपातकालीन स्थिति को बना करके उसको क्यों ठीक नहीं करती? हर विषय पे सुप्रीम कोर्ट, हर विषय पे सुप्रीम कोर्ट। आनंद भाई, ये क्या हो रहा है देश में? इसके लिए तो सारे राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं। नहीं, लेकिन सरकार में जो है, हर जगह सरकार है, हर जगह सरकार है। आप देखिए जिस राज्य का भी बात करिए, जहां कांग्रेस है, जहां केंद्र में है, चाहे राज्य में, हर विषय पे, वहां महाराष्ट्र में देखिए
वहां बारबलाओं का विषय आया था तो गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया था सरकार के ऊपर। हर विषय के ऊपर हर विषय गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट बोल रही है। ये राजनीतिक दलों पे सवाल है। कहीं आपकी सरकार है, कहीं कांग्रेस की सरकार है, कहीं जेडीयू की सरकार है। सरकार को चाहे एसीजेड है, चाहे अभी खाद्य सुरक्षा है, भारतीय जनता पार्टी में ने समर्थन किया, तभी आज जो अच्छे विषय होते हैं लेकिन बार बात ये लोग तलाक पे मत जाइएगा। एक बात सिर्फ मैं कहूं, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपराधियों को भी वोट देने से मना कर दिया था। अपराधियों के खिलाफ जब फैसला लेते हैं सारे राजनीतिक दल मैं अभी घोटाला एक मिनट कुल मिलाकर सीबीआई क्या हुआ, कागज गायब हो गया, दस्तावेज गायब हो गया, सर ऐसे तो हर विषय पे फिर एक घंटे का डिबेट हमें करना पड़ जाएगा। क्यों ऐसा? मतलब मैं ये कह रहा हूँ आज यूपी में इतना कुल मिलाकर ये कि हमें आज खाली वहां का बात नहीं है सिद्धार्थ, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि सुप्रीम कोर्ट को एंटर करना पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर की बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में आपात की स्थिति बनी हुई है। आप मैं पर्सनली जा करके देखा हूँ, चाहे इलाहाबाद गया था मैं, एक मछुआरा, साधारण मछुआरा कहता है कि सर जितने भी इस तरह के दंगे उंगे करा देते हैं ये मुलायम सिंह की सरकार, और दूसरे दिन अखिलेश यादव चेक लेके पहुंच जाते हैं पीड़ितों के पास। क्या उस पीड़िता का परिवार केवल चेक लेने का अधिकार है? क्या मैं कह रहा हूँ अखिलेश मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं गया। बोलना तो धारी तलवार है नंद साहब, क्यों बोल रहा हूँ? सर आपने अपनी बात रखी, अंतर्राष्ट्रीय आवाज बोल रहा हूँ, आप जाके पूछिए लोग कैसे भयभीत हैं वहाँ। आप मुजफ्फरनगर गए थे? मैं नहीं गया, वहाँ जाने कौन दे रहा है बीजेपी के लोगों को? बीजेपी के लोगों को तो पहले ही बोल रहे हैं आप भाग जाइए वहाँ मत जाइए। दूसरे लोग कांग्रेस के जाए तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के जाए तो वहाँ दूसरा बात हो जाता है। एक सवाल ये है ना जी, देश में तो हम लोग को जाने का भी अधिकार नहीं है। आपने प्रधानमंत्री भारत ने कर दिया ना कि दंगा आप ही करवाएंगे, हम लोग मतलब कहीं भी हमारे मतलब नागरिकों के हित में कोई परिस्थिति कब तक? शक्ति सिंह साहब ठीक है सर, एक मिनट इससे हम बाहर आए, ठीक है ये गलत पार्टी को पक्ष और विपक्ष क्यों नहीं साथ मिलके जाते? सोनिया गांधी मैं यही कह रहा हूँ, इससे ऊपर ये आप बोलिए ना, बिल्कुल इससे ऊपर क्यों नहीं आ पा रहे? इससे क्या हम ऊपर क्यों नहीं आ पा रहे? ठीक है, सब बुनियादी विषय हैं, सबकी पार्टियों के अलग अलग मतभेद है। देखिए ऐसा है कि अभी जो है ट्रांजिशन है, सब पार्टी का एक नेता मिलकर के वहां पर जाए। मैंने ये बात पहले ही कहा था, आपको ध्यान है कि उसके लिए भी तैयार नहीं। मैंने कहा था, मैंने ये बात पहले, आप लोग अभी कह रहे हैं, मैं पहले ही कह चुका था कि सर्वदलीय बैठक बुला करके सब लोग मिलके चाहे वहीं बैठक। मीणा साहब आपको भी लगता है ऐसा होना चाहिए? जितने भी दल के मीणा जी सरकार को भी वहीं बुलाते और बैठ करके सभी समाज के लोगों के साथ बैठ के वहाँ दिखाते, सामने लाते विषयों को। क्या और फिर क्या ऐसी स्थितियों में मीणा साहब बढ़ता? अभी वहाँ भयावह स्थिति है। मीणा साहब क्या ऐसी स्थिति में सब पार्टी के नेता जाकर के मिले बेहतर नहीं होगा? भाई स्थिति पैदा करने वाले लोग ही जाएंगे तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। आपने कैसे मान लिया कि आप पहले से ही मान के चल रहे हैं? फिर वही जांच की बात। एक मिनट, आपके पार्टी के विधायकों की बात आती तो आप जांच की बात करते हैं, यहाँ बात आई तो आप कह रहे हैं कि आपने मान लिया आरोपी। सर आप दोहरा मापदंड क्यों अपना रहे हैं? सुन लीजिए, ये चीज सामने पड़ी हुई है कि आप पता लगा लीजिए, इसका तो जांच करो मत करो, सामने पड़ा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी। फिर आप लोकतंत्र की बात करते हैं, कहाँ गया आपका लोकतंत्र? तो अब ये लोग जाएंगे तो दंगा शांत करेंगे, भड़काएंगे ज्यादा। नहीं आप तो आप मान चुके हैं ना, आप अपने विधायकों पे कार्रवाई नहीं कर रहे। जो दो नेता हो उनके खिलाफ कार्रवाई की बात पे कहते हैं कि जांच हो, और भाजपा वाले पे कहते हैं कि जांच नहीं हो। ये तो दोहरा मापदंड है, जबकि दोनों उसी मंच पे मौजूद थे। हम तटस्थता से बात कर रहे हैं सर, आप इन सबसे ऊपर आइए। क्या आपको नहीं लगता सब पार्टी के नेता अगर वहां जाए तो स्थिति ज्यादा बेहतर होगी? शीर्ष नेता हर पार्टी जो कहा, लोग दंगा भड़काने वाले लोग, जो दंगा कराने वाले लोग वहां जाएंगे तो क्या स्थिति शांत होगी? मीणा जी इसका तो कुछ हो नहीं सकता। मीणा जी इन चीजों से ऊपर उठिए, ठीक है, कुछ अच्छी सोच रखिए। आप जब बैठ के बात करते हैं आपको मैं मौका दूंगा, ऐसी हालात में जाना चाहिए। मैं आपको पूरा मौका दूंगा। संदीप जी संक्षेप अपनी बात रखिए, वक्त नहीं मेरे पास। देखिए मैं संक्षेप में बोलता हूँ, एक बात सबको हम लोग को मानना चाहिए, जो गंगा यमुना संस्कृति थी उसका गला वहां घोटा गया। ठीक है। पहली बात कि अभी तक दंगे कभी गांव में नहीं हुए, हम लोग इतना रिस्पेक्ट करते थे, सम्मान करते थे। आज वो सम्मान दोबारा बहाली के लिए हम सब लोग को प्रयास करना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा कि इस प्रयास में सबको साझा मिलकर प्रयास होगा, और ये भी ध्यान रखें कलेशों को साइड में रखें और इस तरह के दंगे ना हो। ठीक है, शक्ति जी
देखिए, संविधान, देश का संविधान सर्वोपरि है, चाहे वो सरकारें हों, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों। संविधान की रक्षा करना उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, और उसके बाद कौन से दबाव में वो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज, मानवता की रक्षा किसी भी कीमत पे की जानी चाहिए। वो राजनीति के भेंट भारतीय मानव ना चढ़े, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, और में वोट ना ढूंढे, ज्यादा बेहतर। और राजनीतिक दलों को इस तरह से सामने आना चाहिए, रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से रचनात्मक कार्यक्रम लेकर आए, ना कि वोट बैंक के तौर पर वोटर्स को। जल्दी से मैं एक ही बात कहूंगा कि अखिलेश सरकार जो अखिलेश यादव जी चला रहे हैं जी, आज उनसे अपील भी करता हूं कि कम से कम अब हालात इतनी बिगड़ गई है, पानी जो है सर के ऊपर चला गया है। अगर वो अपना लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर ये जो जनमत दिया गया है लोकतंत्र में, इतनी बड़ी ताकत है, उखाड़ के फेंक भी दिया जाएगा और कहीं नहीं बचेंगे। उसके बाद ये ठीक करेंगे। पंक्ति है मेरी कि घर आंगन में खड़ी दीवारें चौड़ी हो गई खाई, हिंदू होवे मुस्लिम होवे सिख ईसाई, बीच बाजारिया खड़ा कबीरा पूछ रहा है कब होगे इंसान। तो मुझे उस इंसान ठीक है, तो इंसान बनने की जरूरत है। मीणा साहब बिल्कुल जल्दी से अपनी बात रख दीजिए। अब तो सबको ये चाहिए जी कि किसी तरीके से वहां पर शांति हो जाए जी, और जो लोग कैंपों में हैं वो अपने घरों पे चले जाएं, उनके घर वापस बना दिए जाएं, जो आग लगा दी गई है सद्भावना पैदा की जाए, आपस में बैठ के दोनों को भाईचारा पैदा। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, यही सबसे बड़ी कामना है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से यही चाहता हूं कि आप जाओ, इसमें घी डालने का काम मत करो, बल्कि इसे बुझाने का काम। डाल रहा है नहीं डाल रहा है, जनता देख रही है, और वक्त ही शायद ये तय करेगा कि कैसे आने वाले दिनों के अंदर वहां शांति बहाल होती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत बड़ी बात जो यहां निकल करके आई है वो ये है कि हम इंसानों के अंदर वोट ना देखें, क्योंकि वो इंसान है और जो हुआ है वह इंसानियत शर्मसार हुई है, इंसानों का कत्ल हुआ है। उससे वोट बैंक के तराजू पर अगर हम तौलते रहेंगे तो ऐसे दंगे से देश हमेशा सुलगता रहेगा। आप देख रहे थे प्राइमेट, नमस्कार। तुलसी एक ऐसा पौधा जिसे हमारे देश में न सिर्फ पूजा जाता है, बल्कि एक औषधि के रूप में भी तुलसी का हर घर में महत्वपूर्ण स्थान है। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक श्री अनिल बंसल के नेतृत्व में कार्यकुशल डॉक्टर्स की टीम ने अत्यंत मेहनत एवं शोध के बाद तुलसी अमृत का निर्माण किया है। तुलसी अमृत की 2 बूंदों को पानी, चाय, शहद या दही आदि में मिलाकर लेना है। ये तुलसी के बहुगुण ही हैं, जिसके कारण तुलसी को देव पुराणों एवं आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। तुलसी भगवान श्री कृष्ण की भी प्रिय रही है। तुलसी का आध्यात्मिक महत्व किसी से छुपा नहीं है, इसलिए तुलसी अमृत आपको स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक शांति भी प्रदान करता है। आपस में मियाँ बीबी में जो झगड़े हो जाते हैं तो तुलसामृत के सेवन करने से, क्योंकि विद्युत किरणें उससे तेज उत्पन्न हो जाती है, तो घर से नेगेटिविटी दूर हो जाती है। जो मियाँ बीबी का जो आपस में झगड़े होते हैं, झगड़े कम होने लग जाते हैं। ये तुलसामृत के लाभ देखे गए हैं। तुलसी अमृत न सिर्फ भयानक नशों से मुक्ति दिला सकता है, बल्कि व्यक्ति के शरीर में फिर से पहले जैसी ही स्फूर्ति भी लौटा लाता है।